चलिए जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए दो लगातार अभाज्य संख्याओं का जब अंतर 2 हो तो उसे क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। दो लगातार अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे कि जो दो संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग क्या समझेंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3,5 है ना, ये दो संख्या है, दो लगातार अभाज्य संख्या है, अंतर कितना है 2 का। तो ऐसा जो मतलब इस प्रकार के जो दोनों संख्याएं जो हैं उसको हम लोग समझेंगे कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। जैसे 5,7 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 क्या अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अंतर कितना है 2 है। तो हम लोग समझेंगे कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं कि 7,9 है ना, देखिए दोनों लगातार अभाज्य संख्या है, ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 11,13 आप देख सकते हैं 11,13 जो है 11 अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, और ये दो लगातार है, अंतर कितना है 2 है। तो हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। 17,19 हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि 17 क्या अभाज्य संख्या, 19 भी क्या है अभाज्य संख्या है, और इसका अंतर कितना है 2 है। तो हम लोग समझेंगे कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जुड़वा अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, जहाँ पे p, q कोई पूर्णांक में हो तथा q बराबर 0 नहीं हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p, q कोई पूर्णांक में हो और तथा जहाँ पे q बराबर 0 नहीं हो। आप एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन का होना जरूरी है। कि पहला जो कंडीशन होता है कि p और q जो दोनों को सबसे पहले संख्याओं को p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये था कि p, q दोनों पूर्णांक में होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन ये है कि जहाँ पे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो हम लोग समझेंगे कि वो जो संख्या दिया हुआ है क्या है, वो परिमेय संख्या, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p, q कोई पूर्णांक हो तथा जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या समझेंगे कि वो परिमेय संख्या। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 2 दिया हुआ है 2, तो देखो 2 नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 लिख पाएंगे हम लोग, और जब नीचे कुछ नहीं है तो मान लिया इसको p बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, है ना, q बोलते हैं, तो ये p/q के रूप में है, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये था कि संख्या को p/q के रूप में लिखिए पहले। दूसरा कंडीशन ये था कि p और q दोनों को पूर्णांक में होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 है, धनात्मक पूर्णांक, +2, ये +1 है, धनात्मक पूर्णांक तो है दोनों। चलिए दूसरा कंडीशन पे फॉलो किया। और तीसरा कंडीशन ये है कि जहाँ पे q बराबर 0 नहीं हो, तो ये 0 नहीं होना चाहिए इसको, है ना, तो ये 0 नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि -3/5 सबसे पहले ये p/q के रूप में है, ये पहला कंडीशन फॉलो किया है। दूसरा कंडीशन ये था कि p और q दोनों को पूर्णांक में होना चाहिए। देखिए पूर्णांक मतलब कैसा भी हो चलेगा, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे वो शून्य पूर्णांक हो, उससे मतलब नहीं है। देखिए -3 था तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, +5 है धनात्मक पूर्णांक है ना, दूसरा कंडीशन फॉलो किया। तीसरा कंडीशन ये था कि q बराबर 0 नहीं है, तो हम लोग समझेंगे कि -3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप यहाँ देख सकते हैं 0 लिखें, 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 लिख पाएंगे हम लोग। आप यहाँ देख सकते हैं ये p/q के फॉर्म में है ना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि p और q दोनों को पूर्णांक में होना चाहिए। तो देखो 0 भी क्या है, पूर्णांक है, एक शून्य पूर्णांक, और यहाँ पे 1 क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक q, और q बराबर 0 नहीं है। तो देखिए q बराबर 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 7/5 p/q के रूप में है, पहला कंडीशन फॉलो किया है। दूसरा कंडीशन ये है कि p और q दोनों पूर्णांक में है, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर आपका 0 हो सकता है, p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। हम लोग समझेंगे कि वो परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आया होगा, ठीक है। अब आता है अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। आप यहाँ देख सकते हैं
कि आपको जो डिफिनेशन लिखा गया है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल इसका दे रहा हूँ अपरिमेय संख्या को। जैसे हम लोग लिखते हैं √2, √3, √5, 2 प्लस √3। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर कि जो √2 अभी आपने बोला कि ये आप √2 लिख दिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिए, है ना। तो बिल्कुल आपका अच्छा सवाल हो सकता है कि √2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो ये तो p बटा q के फॉर्म में है। लेकिन हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक, कि जो √2 क्या है, √2 जब इसका स्क्वायर रूट हम लोग √2 का जब स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं तो लगभग 1.41 डॉट 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 ये चीज़ आता है ना। तो ये चीज़ आता है तो आप इसको शांत नहीं बोल सकते हैं, जो शांत होता है उसी को हम लोग p बटा q के रूप में लिख पाएंगे। ये 1.41 कभी शांत होने वाला नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा। जब चलता ही रहेगा तो हम लोग इसको शांत नहीं बना सकते हैं, और जब शांत नहीं बनेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, चूँकि ये p बटा q के फॉर्म में नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं कि 1.2, यहाँ से पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद 2 है तो 1 0, तो ये 12 बटा 1.2 हम लोग लिख पाएंगे कि ये एक शांत आवृत्ति है। तो 1.2 12 बटे 10, तो ये क्या है, p बटा q के फॉर्म में। इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन 1.41 डॉट 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 ये कभी शांत होने वाला नहीं है, और जब शांत नहीं होगा तो हम लोग समझेंगे क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। √3 का वैल्यू जो लिखते हैं, इसका 1.41, इसका 1.73 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये भी देखिए, ये भी अशांत आवृत्ति है ना, जिसके कारण ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यह एक नोट में लिखिए कि 3 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंकों को दोहराने से बनती है, दोहराने से बनती है 3,37 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। है ना। देखिए नोट में, है ना, क्या लिखे हैं कि 3 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंकों को दोहराने से बनती है 3,37 से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 अंकों का कोई संख्या लीजिए जो रिपीट करता हो, है ना, और वो संख्या 3 अंक का ही होना चाहिए। जो रिपीट करता हो वो 3 से भी भाग लग जाएगा और 37 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 37 से भी पूर्णतः विभाजित हो सकती है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हम लोग लिखें 111, है ना, क्या लिखा, 3 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंकों से बनी होगी। देखिए एक ही अंक से बनाएगी नहीं, 1 1 1, है ना, और ये 3 अंक का है। आप इसको भाग देंगे तो ये 3 से भी कट जाएगा और 37 से भी कट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से, है ना, 3 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। आप 222 लिखिए, ये भी 3 से कटेगा और 37 से विभाजित हो जाएगा। 333, है ना, 444, 555, ये देखिए रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है। 3 अंकों की बनी संख्या, है ना, जो केवल एक ही अंकों से दोहराने से बनती है, कितना, 3,37 से विभाजित हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को
समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जो लोग वीडियो पे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।